नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भाषा से संबंधित है, यानी कि हम लोग भाषा को पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसको किसी न किसी भाषा में पढ़ते हैं, वह चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो। जिस विषय वस्तु को भी हम पढ़ें, वह चाहे साइंस पढ़ें, वह चाहे मैथ पढ़ें, वह चाहे सोशल साइंस पढ़ें या एनीथिंग, कोई भी विषय पर हम प्रकाश डालते हैं तो उसको एक भाषा के रूप में हम तैयार करते हैं। जो भी भाषा हम जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा तो हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उन्हीं भाषाओं में से जो हमारे अनुकूल है, इन 22 भाषाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, और आपके भारत देश में सर्वत्र एक समान रूप से वह है, बहुत ही हम कह सकते हैं सरल, सुगम, सार्थक भाषा जो है वह हिंदी है, जिसकी सुगमता सरलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी सुगमता सरलता यह क्यों महत्वपूर्ण है, अन्य भाषाओं से कैसे यह बेहतर है, यह हम सारी बात को हम करेंगे। पहले हम इस बात पे आते हैं कि जो हम लोग भाषा पढ़ने जा रहे हैं अभी हिंदी, यह प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। वह चाहे सीबीएसई के हों, बिहार बोर्ड के हों, सबको एक लैंग्वेज पढ़ना है। हाँ, यह आवश्यक नहीं है कि वह हिंदी भाषा ही पढ़े, लेकिन हिंदी पढ़ना सबको आवश्यक है, कुछ मतलब कि सब्जेक्ट ऑप्शनल के अकॉर्डिंग। इसमें सभी बच्चे जो प्रारंभिक भाषा को सीख रहे हैं, वहां से लेकर के और जहां तक भाषा को पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वह वहां तक के विद्यार्थी इससे उसका लाभ ले सकते हैं। तो यह क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर इसमें किसी कोई क्लास का विद्यार्थी होगा कि इसी क्लास का विद्यार्थी इससे पढ़ सकता है। हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। हमारा यहाँ पे हमको अभी पढ़ना है हिंदी भाषा के बारे में, तो हमने हिंदी लिखा हुआ है। अब देखिए हिंदी क्या है, तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। अब बात आती है कि भाषा क्या है। डेट मीन्स इसको अंग्रेजी में, जो हमारी भाषा तो है नहीं, लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज कहते हैं। यह भाषा भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से बना हुआ है। हम सारी बात को जानेंगे, जो एक एक टर्म निकल रहा है। चूंकि यहाँ पर हम लोग भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे शब्द आएंगे, टर्म आएंगे। उन एक एक टर्म को हम अलग अलग करके समझाएंगे और बताएंगे। बस आप लोग को ध्यान से मेरी बात सुननी है, उसको समझना है, सुनना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ, एक बात और, जो विद्यार्थी व्हाट्सएप पे अपने प्रॉब्लम को भेजते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ मेरा तत्काल सेवा में नहीं है, अभी अस्थायी रूप से कह सकते हैं कि बंद है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने परेशानी को बता सकते हैं, आपका त्वरित निदान किया जाएगा। अगर आपके पास बुक उपलब्ध नहीं है तो बुक का नाम, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे। उस बुक को हम ढूंढ करके, नहीं होगा मेरे पास तो ढूंढ करके उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। आप प्रश्न नहीं होगा तो, बुक नहीं होगा तो प्रश्न लिख करके आप भेज सकते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप लिख सकें आप लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन मिलेगा प्रत्येक विद्यार्थियों से। चूंकि यह कॉमन क्लास है, इस क्लास को सभी विद्यार्थी रीड करेंगे, इसलिए सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप आज अभी के बाद से अपना जो भी डाउट है, डाउट निश्चित रूप से पूछेंगे। कहीं पर भी थोड़ा सा समझ में दिक्कत हो, क्योंकि यह हम अभी तो ऑनलाइन क्लास कराते नहीं है, यह पहला अनुभव है और यह भी अनुभव लॉकडाउन के चलते मिला है। इसलिए
अगर कहीं लग रहा है कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर समझ नहीं आया, यह कैसे हो गया, तो उसको आप निश्चित रूप से आप बताएंगे, उस समस्या का समाधान हम उसको निश्चित रूप से करेंगे। उसमें संकोच करने की बात नहीं है, या कैसे पूछेंगे या पूछेंगे तो क्या जवाब आएगा कि नहीं आएगा, आपके हर एक बात का हम जवाब देंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर पूछें, क्वेश्चन एराइज करें, आप उसको समझिएगा, जब उस पे दिमाग पे जोर डालिएगा, कही गई बात पे नजर रखिएगा, पुस्तक को पढ़िएगा, पुस्तक से जुड़िएगा, बात को समझने के अकॉर्डिंग जब एक एक लाइन पे आप दिमाग दौड़ाएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न एराइज होंगे, क्वेश्चन एराइज होंगे, और जब क्वेश्चन एराइज होंगे तो आप उसको निश्चित रूप से पूछेंगे। मैं और बात बता दूं, अभी और भी सारे क्लास इसमें जुड़े जाएंगे। 9th का क्लास अभी नहीं चल रहा है, 9th का क्लास भी चलेगा, बीएससी का भी क्लास चलेगा, एमएससी का भी क्लास चलेगा। टोटल क्लासेज आपको ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं वह निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं कि कोई भी किसी क्लास का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल सके निश्चित रूप से। आइए हम अपनी बात पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा। सबसे पहली बात कि पहले हम यह जाने कि भाषा क्या होता है। भाषा का परिभाषा हम कह सकते हैं इसको, भाषा का परिभाषा। अब आप कहिएगा कि तब फिर परिभाषा क्या होता है। पहले भाषा तब परिभाषा, पहले भाषा फिर परिभाषा। परि एक उपसर्ग है जो भाषा के पहले आया है। परि का मतलब चारों तरफ होता है। परि दो तरह का होता है, एक परि ऐसे लिखते हैं जिसमें दीर्घ ई होता है, और एक परिया हुआ, दोनों में फर्क होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? इस परि का मतलब चारों तरफ होता है, और इस परि का मतलब होता है जो कि हम लोग कल्पना करते हैं कि कोई पंखों वाली एक एंजल होगा, मतलब कि एक व्यक्ति होगा, एक औरत होगी जिसमें बहुत सारे दैवीय शक्ति होती है, और वो अपने दैवीय शक्ति से बहुत सारे कार्य संचालित करती है। उसको हम परि कहते हैं। परि कल्पना का एक रूप है। अब हम आते हैं पहले भाषा क्या होता है, भाषा को जानेंगे। भाषा क्या है? तो भाषा एक तरीका है, एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन में उत्पन्न भावनाओं को, विचारों को हम दूसरे के समक्ष किसी भी रूप में, या मौखिक रूप में कहें, या लिखित रूप में कहें, या सांकेतिक रूप में कहें, व्यक्त करते हैं। यानी कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में जिस तरह की भी बात आ रही है, जिस तरह की भावना जन्म ले रही है, जिस तरह की कल्पना हो रही है, उस कल्पना का स्वरूप जो हम देते हैं, जिस स्वरूप में हम उसको लाते हैं, वही कल्पना का स्वरूप, वही विचार का स्वरूप, मन में उत्पन्न भावनाओं का जो स्वरूप होता है, आकार होता है, वही आकार, वही स्वरूप भाषा कहलाता है, जिसके अनेक तरीके होते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई भी सेंटेंस, वह जाता है, यह हमने अपने मुख से कहा, यह मौखिक हो गया। इसी को लिख दिए, वह जाता है, हमने बोला वह जाता है, यह मौखिक हो गया। लिख दिया, यह आपका लिखित भाषा हो गया। अब इसी को संकेत में कह सकते हैं, अगर बोलना नहीं है तो सामने वाले को इंगित करके वह जाता है, इशारा से कहेंगे। यह तीन तरह से हम इसका निरूपण करते हैं। तो अभी हमने बताया कि अगर भाषा की बात करें तो भाषा किसे कहेंगे? तो मन के विचारों का जो स्वरूप देते हैं, मन के विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है, जैसे उसको प्रस्तुत करते हैं, वही प्रस्तुतिकरण भाषा कहलाता है। अब देखिए, हम कहेंगे कि यह भाषा का परिभाषा है, यह भाषा का क्या है? परिभाषा है। तो अब आ गया परिभाषा, क्योंकि अब भाषा का परिभाषा दिए तो आपके मन में यह भी विचार होगा, तो फिर परिभाषा क्या है? तो भाषा को आपने कैसे व्यक्त किया, यह पहले देखिए। हम किसी भी सामग्री, किसी भी नाम
किसी भी संसाधन, किसी भी पद, किसी भी तरह के बात को जब व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको ब्रीफली डिफाइन करते हैं, यानी इस सब का एक मतलब है, वह कहा जाता है कि इसको परिभाषित कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए, यानी कि सब में हम करते क्या है। तो वह जो सामग्री दिया जाता है उसका पुनरावलोकन करते हैं। अवलोकन करने के पश्चात, प्रेक्षण करने के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसके द्वारा हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसके द्वारा क्या निकल करके सामने आ रहा है। तो उस पद से संबंधित अवलोकन करने के पश्चात दिए गए पद से संबंधित जो हमें गुण प्राप्त होते हैं, उसका जो प्रकृति प्राप्त होता है, उसी प्रकृति के बारे में अपने शब्दों में उसकी बात को व्यक्त करना उस पद का परिभाषा कहलाता है। फिर से समझेंगे कि जब कोई सामग्री पद दिया जाता है जिसको कहा जाता है कि इसका परिभाषा क्या है, यानी कि परिभाषा किसे कहते हैं, तो दिए गए पद या सामग्री के अवलोकन के पश्चात उनके प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा अपने भाषा में व्यक्त किया गया स्वरूप परिभाषा कहलाता है। यह परिभाषा का परिभाषा हुआ, डिफिनीशन ऑफ डिफिनीशन। भाषा समझ गए, भाषा क्या हुआ, तो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होता है, स्वरूप होता है। जैसे हमारे अंदर प्राण वायु है और उस प्राण वायु का एक आकार दिया गया है जो यह शरीर है। सबके अंदर प्राण वायु होता है, वही प्राण वायु का जो शरीर का आकार दिया जाता है वह शरीर कहलाता है। तो बस हमारा जो मन में उत्पन्न विचार है वह मात्र एक कल्पना है और उस कल्पना का एक स्वरूप दे दिया। और वह स्वरूप कितने तरह से व्यक्त होता है तो अभी बताया, मुख्य रूप से 3 प्रकार से। कौन कौन? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यही मुख्य उसके प्रकार होते हैं जिसके द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। थोड़ा ध्यान दें, भाषा का परिभाषा हमने बोल दिया। भाषा का क्या होता है, तो मन की भावनाओं, मन के विचारों का प्रस्तुतिकरण, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब देखिए यहां पे भाषा हमने बताया, परिभाषा हमने बताया, मतलब डिफिनीशन। अब देखिए यहां पे परिभाषा यानी कि डिफिनीशन, इसके बारे में बताया कि किसी दिए गए पद का अवलोकन करने के पश्चात उसके गुण, उसके प्रकृति को अपने भाषा में व्यक्त करने का तरीका, अपने भाषा में प्रस्तुतिकरण, उसके गुणों का, वही क्या होता है, परिभाषा होता है दिए गए सामग्री का। अब आप भाषा का परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा का परिभाषा लिख सकते हैं, है ना, कि परिभाषा किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। अब हमने बताया कि भाषा यानी कि लैंग्वेज को हम प्रस्तुत करते हैं 3 रूप में, 3 रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन? तो एक होता है मौखिक। मौखिक का मतलब क्या हुआ, ओरल, जिसको हम कहते हैं ओरल लैंग्वेज होता है, यानी कि मन में कुछ विचार आया और उसको जुबान से, मुख से हम प्रस्तुत कर दिए किसी के सामने, तो मौखिक भाषा होता है। यह मौखिक भाषा के लिए कुछ खास परेशानी नहीं होती है, यह बस मात्र अभ्यास से हो जाता है। जैसे जन्म लेता जन्मजात बच्चा 1 साल के बाद मम्मी पापा कहता है, बाबा दादी कहता है, धीरे धीरे परिवार के अंतर्गत जो बातें होती है उसको एडॉप्ट करता है अपने माइंड में, अपने मन में उसको रखता है और उसके अनुसार, उसके अंतर्गत वह उस भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो उस समय वह कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन एक भाषा का प्रयोग करता है। वह कौन भाषा होता है? मौखिक भाषा होता है। यानी कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति
वह किसी बात की जानकारी रखता हो या नहीं रखता हो, भले ही उसके लिए करिया अक्षर भविष्य बराबर हो, लेकिन वह मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। हाँ, अब यह मत कहिएगा कि गूंगा कैसे करेगा, तो जो बोल नहीं सकता है, जो नेचुरली प्रकृति के तरफ से ही उसका जुबान बंद कर दिया गया है, प्रकृति ने के तरफ से ही वह ऐसा विकृति लेकर के आया है, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। तो यहाँ मौखिक का मतलब हुआ कि मन के विचारों को जब व्यक्त किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मुख से व्यक्त किया जाता है तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा क्या हुआ, सांकेतिक भाषा। तो अभी देखिए हमने बताया कि बोल नहीं सकता है जो, वह मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन जो बोल नहीं सकता है वह एक भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा का। हम इसको अब समझ सकते हैं कैसे, आप देखिएगा प्रत्येक खेल जो भी स्पोर्ट्स होता है उसमें प्रत्येक खेल में एक मॉनिटर करने वाला होता है। जैसे क्रिकेट के खेल में एम्पायर होता है, फुटबॉल के खेल में रेफरी होता है। यह सारे जो लोग होते हैं जो उसका अवलोकन करते हैं, उसमें वह क्या करता है, एक अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा वह पूरे मैच के स्थिति परिस्थिति को बता देता है कि क्या हुआ है क्रिकेट में, क्या कौन आउट हुआ, कौन आया, कौन बॉल क्या हुआ, इन सबके सूचना को वह दे देता है, नोटिफिकेशन पहुंचा देता है। तो वह सांकेतिक भाषा होता है। तब यानी कि मन के बात को या देखे गए किसी क्रियाकलाप को जब हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो उस भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और तीसरा भाषा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा जानने के लिए आपको सब कुछ जानना आवश्यक है। मन में आए हुए विचार तो आएगा ही, कल्पना तो आएगा ही, इसके साथ साथ किसी दिए गए पार्टिकुलर स्पेसिफिक भाषा के लिए जो वर्ण व्यवस्था है, उन वर्ण व्यवस्था के प्रयोग को जानना होगा और उस वर्णों के प्रयोग के द्वारा वह लिखित भाषा के अकॉर्डिंग, लिखित भाषा के अनुसार, मतलब कि लिख करके एक संकेत के रूप में, एक कोड के रूप में, एक पार्टिकुलर सिंबल के रूप में जब उसको वह व्यक्त करता है तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। अब देखिए यहां पे, जैसे यहां पे सभी कोई किसका प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग सब कोई कर सकता है, मौखिक भाषा का प्रयोग भी सब कोई कर सकता है। एक कोई नहीं कर सकता है जिसका कंठ नहीं हो, गला नहीं हो, जो बोल नहीं सकता है वह नहीं कर सकता है। और लिखित भाषा का प्रयोग जो करता है वह सबकी जानकारी वह रखता है, यानी कि मौखिक तो कर ही सकता है, लिखित यानी कि बोल नहीं सकता है तो लिख करके, अगर लेकिन वर्ण वह जानता है तो लिख करके बता सकता है। अब जैसे देखिए, जब कोई लिखित भाषा का प्रयोग करता है तो उसके लिए भी वह बहुत तरह की तरीकों का इस्तेमाल करता है, और जिन तरीकों के माध्यम से वह लिख करके दिखाता है उसको कहते हैं, यानी कि किसी भाषा को लिख करके व्यक्त करके जब सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उस तरीका को कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं, लिपि। लिपि कहे तो क्या हुआ, तो लिपि का मतलब है कि मन के विचार को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिस तरीके का प्रयोग किया जाता है, जिस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं लिपि। तो जैसे हम कौन कौन सी लिपि जानते हैं उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक चीज देख लीजिए यहां पर। जैसे देखिए, हम उदाहरण से ही शुरू कर रहे हैं, वह जाता है। यह यहां पर हमने प्रयोग किया जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा, वह जाता है। इसी को हम अंग्रेजी में आते हैं तो कहते हैं ही गोज। ही गोज, बात वही है, भाषा का स्वरूप बदल रहा है। और यही श गच्छति,
देखिए, सब में बात एक ही कही जा रही है, सबके लिए मन में एक ही तरह के विचार है, मन में एक ही तरह का कल्पना है, मन में एक ही तरह की अभिवृद्धि है, आई हुई बात है। और एक और हम यहां पर लिख रहे हैं, यह भी आपके संविधान में इसकी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन देख लीजिए इसको, उ जाता, लोक भाषा है भोजपुरी जिसको कहते हैं, उ जाता। सबका मतलब एक ही है, यानी कि किसी को कहा जा रहा है, एक पार्टिकुलर पर्सन को, कि वह जाता है, वह जाने की क्रिया में यहां पर। अब यहां पर हम जानेंगे कि लिपि के अनुसार क्यों होता है, लेकिन अभी पार्टिकुलर हम इसी भाषा के लिपि के लिए काम करेंगे, यानी कि यह भाषा है, कौन भाषा, हम लोग पहले लिखे हुए हैं कि हम लोग को अभी यहां पढ़ना है हिंदी, है ना। तो सबसे पहली बात, हिंदी हमने बताया कि हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, यह पूरे इंडिया में एक समान रूप से यूज किया जाता है, इसका एक समान रूप से, लेकिन अलग अलग जगहों पर लोक भाषा का ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे बिहार में भोजपुरी का महत्व दिया जाता है, बिहार के लिए लोक भाषा भोजपुरी है, यूपी के लिए लोक भाषा भोजपुरी है। बिहार में ही अलग अलग जगहों पर, थोड़ा दरभंगा की तरफ मिथिलांचल में चले जाएंगे, वहां पे तो मैथिली बोली जाती है, इसी से थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। आप आगे बढ़ेंगे तो उड़ीसा में उड़िया जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगला बोला जाता है। ऐसे ऐसे अलग अलग स्थानों पे लोक भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को यहाँ पे अभी पढ़ना है हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हम यह जानेंगे हिंदी भाषा महत्वपूर्ण क्यों है। हम यह तो सभी जानते हैं कि कहावत कहा जाता है देहात में कि कितना हो खराब दही होगा ना, तो अहिर अपने दही को खट्टा नहीं करता है कि हमारा दही खट्टा है। वैसे ही हम यहाँ पर जिसकी चर्चा करते हैं उसको कहते हैं यह सबसे बेहतर है, इससे बेहतर कोई नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे भी होने जा रहा है। हम हिंदी के महत्व को अभी जानने जा रहे हैं, हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम यह जाने यहाँ पर कि हिंदी जो यह भाषा है, हिंदी जो यह भाषा है, यह संस्कृत से आया है, संस्कृत से आया है, संस्कृत से हिंदी में। यह संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा, यह आपके सभ्यता संस्कृति हम कहें तो उसके लिए यह सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम भाषा है। यहाँ पे कोई नहीं है, इसको दैवीय भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो भी ग्रंथ, उपनिषद, जो भी काव्य लिखे गए हैं मूल रूप से संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। तो वह संस्कृत का एक लिखने का तरीका है, उस लिपि को हम कहते हैं देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और इसी देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखा जाता है और उसी संस्कृत से हिंदी बना हुआ है। संस्कृत के 80% शब्द, 80% शब्द से अधिक भी कह सकते हैं, लगभग पूरे के पूरे हिंदी में लिए जाते हैं। अब हिंदी की हम कहें तो हिंद से हिंदी बना हुआ है, तो यह पूरे हिंद की भाषा है, न कि एक पार्टिकुलर किसी जगह की भाषा है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह बिहार की भाषा है तो यह राजस्थान की भाषा है, तो ऐसा बात नहीं है। यह पूरे हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी, पूरे हिंद की भाषा है हिंदी। यह बहुत अच्छा, सरल, सार्थक है। अब यह हम जानेंगे कैसे है। सभी भाषाओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे देवनागरी लिपि का पहले खासियत जानिए क्या होता है। देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और प्रत्येक शब्द का अपना एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक अर्थ होता है, जो अर्थ उसी में निहित होता है, उसी के लिए काम किया जाता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में हम जो भी काम करते हैं, संस्कृत में जो भी काम करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में आगे, तो हम लोग जानेंगे
शब्द का व्युत्पन्न, बनावट की दृष्टि से कितने शब्द होते हैं, तो शब्द को 5 प्रकार से बांटा गया है रचना के अनुसार। एक देशज, विदेशज, एक तद्भव, एक तत्सम और एक संकर शब्द होता है। यह रचना के अनुसार बनता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जब व्याकरण शुरू करेंगे तब। अभी तो हम यहाँ पे बस संकल्पना तैयार कर रहे हैं हिंदी की, हिंदी में जाने के लिए। यह विषय वस्तु से अलग है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी का प्रयोग किस लिपि में किया जाता है, हिंदी का प्रयोग किस लिपि में किया जाता है, संस्कृत की कौन सी लिपि है, सब पूछ देता है। तो उसके लिए लिपि है कौन? देवनागरी, देवनागरी। अब देखिए आप, हिंदी और संस्कृत में जो भी हम शब्द लिखते हैं, जो भी तैयार करते हैं, हमने बताया कि सबके लिए अपना अपना एक मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ छोड़ दिया जाता है, कहीं कुछ छोड़ दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जगहों से जो लिपि तैयार होती है, उसके लिए क्यों हिंदी उससे अलग है। जैसे अगर हम चीन की बात करें तो वहां पर चित्रलिपि चलता है। चित्रलिपि का मतलब हो गया कि चित्र दिखा करके तब उसकी बात को बताया जाता है कि कैसे यहाँ पर यह कौन सी अभिव्यक्ति है। तो वहां पे कभी कभी कंफ्यूजन जैसी स्थिति हो जाती है कि कैसे हम यहाँ पे किस चित्र की क्या अभिव्यक्ति होगी, कैसे हम इसको समझ पाए। तो वहां पे तो जो विद्या की देवी सरस्वती है वो अभी नहीं समझ सकती है कि कैसे कौन लिपि का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है। वो अभी देखें तो अभी की स्थिति में उनको भी चक्कर आ जाए। अगर हम आगे बढ़े थोड़े तो उर्दू की बात करें तो उर्दू में जो लिपि है, तो अगर उर्दू में लिखा जाता है तो वहां पे नुक्ता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहां पे अगर नुक्ता का हेर फेर हो जाए तो ऐसा, उर्दू के बारे में ऐसे खास हमको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी अगर वहां पे नुक्ता का हेर फेर हो जाए तो वहां उसके बदले में हो जाता है खुदा। अगर लिखा हुआ है तो जुदा हो जाता है, जुदा लिखा हुआ है तो खुदा हो जाता है। अब अजमेर के अब्बाजान अगर हम लिखे वहां पे और उसमें अगर नुक्ता का हेर फेर हो जाता है तो उसका अलग एक मतलब हो जाता है, जो कि थोड़ा सा शोक वाला है, इसलिए हम उस बात को नहीं कहेंगे। मतलब कि अब वो मर गए। तो यहां पर देखिए, एक नुक्ता के प्रयोग से यहां पे सारी स्थितियां अलग हो जाती है, तो इसलिए वह थोड़ा सा कष्टदायक है। अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो और भी सारी लिपियां हैं। जैसे रोमन लिपि की हम बात करें तो रोमन लिपि में आते हैं। रोमन कहने का मतलब जो अंग्रेजी में लिखा जाता है उसके लिए आप देखिए कि जैसे एक हिंदी के प्रयोग के लिए एगो केवल हम हिंदी का मात्रा अगर ई लेते हैं तो इसका प्रयोग अंग्रेजी में कितने तरीके से होता है, तो इसका कोई सीमा नहीं है। देखिए, यह भी ई ही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ई भी पढ़ा जाता है। यह भी कहीं ई ही पढ़ा जाता है, यह भी ई ही पढ़ा जाता है, यह भी ई ही पढ़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे हम इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आई हिंदी ई के लिए आया हुआ है। और देखिए अगर हम लिखते हैं सी, यहां पर ई ए आया है, यह हिंदी का मात्रा दीर्घ को बताता है। और देखिए जैसे हम लिखे सी तो यहां पर भी डबल ई सी को बताएगा। और देखिए जैसे लिखते हैं बिलीव, बिलीव, यहां पर भी ई को बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें तो यहां पे हिंदी ऐसा नहीं बताता है। हिंदी के लिए प्रत्येक वर्ण व्यवस्था में जो है प्रत्येक के लिए अलग अलग एक मैटर दिया गया है। अगर हम चले आपके यहाँ इंडिया में पश्चिम बंगाल में बांग्ला जो बोला जाता है वहां पे भी कुछ और हो जाता है। अगर वहां पे लक्ष्मी लिखा जाता है तो उसको लक्ष्मी पढ़ा जाता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी लिखा जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं लोकमी, लौक्मी। और तमिल में अगर ई तो हो गया बांग्ला का, अगर हम तमिल में चले तो तमिल के भाषा में तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण यह गायब रहता है। वहां के वर्ण में दूसरा तीसरा चौथा का पता नहीं चलता है। अब गांधी हमको लिखना है तो वहां पे गांधी को गांधी लिखा जाता है, गांधी नहीं होगा, वहां पे
कांदी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे फ्रांसीसी में है तो वहां पे कुछ वर्ड गायब कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि साइलेंट हो गया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन वो साइलेंट कर देते हैं, उसका हम उच्चारण ही नहीं करते हैं। जैसे देखिए, और भी मान लेते हैं हमको लिखना है FAUX, तो इसको हम पढ़ते हैं FO। देखिए आप, UX का कोई उच्चारण ही नहीं हुआ, X का कोई उच्चारण ही नहीं हुआ, X साइलेंट हो गया। और भी बहुत सारा लिखते हैं, जैसे साइकोलॉजी लिखते हैं तो वहां से P गायब हो जाता है। बहुत सारा, अगर रफ लिखते हैं तो रफ लिखेंगे तो ROUGH, रफ लिखते हैं तो R का मतलब र हो गया और यह हो गया F। तो यह सारे दोष हैं जिसको हमको रटना पड़ेगा। लेकिन हिंदी जितना सरल सार्थक जो भाषा है वह कोई भाषा नहीं है। इसीलिए पूरे हिंद देश की भाषा को मातृभाषा के सम्मान दिया गया है और मातृभाषा के रूप में हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका लिपि देवनागरी लिपि है। तो यह तो हिंदी का महत्व हो गया, इसके लिपि का महत्व हो गया कि यहां पर यह जो लिपि है इसमें दोष बहुत कम है। लेकिन आप यह जानते हैं कि दोष कुछ होता है, कुछ गुण होता है तो साथ साथ कुछ दोष भी होता है। तो देवनागरी लिपि का कुछ दोष भी है। अभी भी अगर कुछ विद्यार्थियों से कहा जाता है पढ़ने के लिए तो कुछ वर्ण वह सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम कहें क, ख, ग, घ, और इसको विद्यार्थी पढ़ता है अंग। अंग, यह हमको यह नहीं खुद पता चलता है कि यहां पे इसका प्रोनाउंसिएशन किस रूप में करता है, क्योंकि इसको हम प्रोनाउंसिएशन के रूप में करते हैं तो सामान्यतः जनरली र पढ़ते हैं। जैसे, और इसको हम किसी शब्द में बांध करके हम देख सकते हैं कि कैसे इसका उच्चारण करते हैं। और भी जैसे कभी कभी होता है कि विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाता है, यहां पर घ और ध, घ और ध समझ में नहीं आता है कि यहां पे किसका जगह छोड़ना है ऊपर से खाली स्थान और किसका नहीं छोड़ना है। यहां कंफ्यूजन हो जाता है। जबकि जब भी यहां पर लिखने में भी विद्यार्थी की क्या कहें, कभी कभी शिक्षकों को भी दिक्कत हो जाता है, हमको भी दिक्कत हो जाता है। तो यहां पर घ जब लिखते हैं तो यह पूरा ज्वाइंट होता है और ध में यह खाली होता है। तो ऐसे ऐसे और भी टर्म है, जैसे पहले क ख में ऐसे लिखना चाहिए, मुख्य तरीका यह है ख लिखने का, लेकिन हम लोग सामान्यतः प्रयोग ऐसे करते हैं। तो पढ़ने वाला कभी कभी अब इसके स्थिति के अनुसार हम तो भले स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसको कोई र और व भी पढ़ सकता है। तो यह सारे कुछ यहाँ पर यह दोष हैं जो देवनागरी लिपि में है। अन्यथा यह हमारी जो मातृभाषा में है इसमें गुण ही गुण हैं, यह बहुत सारे गुण हैं जिसके कारण इस लिपि में हम इसको पढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हिंदी जितना सरल, उत्कृष्ट और सार्थकता को लिए हुए इसके जैसा कोई भाषा नहीं है। भले ही हम आधुनिक दौर में मॉडर्न लाइफ को जी रहे हैं और अपनी मातृभाषा को छोड़ करके अन्य भाषाओं की बड़े ध्यान दें, लेकिन आपको बताए हैं कि हर एक भाषा में बहुत सारे डिमेरिट है, वह चाहे चाइनीज भाषा हो, वह चाहे जर्मन भाषा हो, इसके अलावा और भी भाषा है, जैसे जर्मन में, रशियन में, यहाँ पर भी कुछ वर्ड को छोड़ दिया जाता है। फ्रांसीसी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ साइलेंट कर दिया जाता है। हमारे देश के यहाँ का ही कुछ भाषा है, बांग्ला है, तमिल है, वहां पर भी कुछ वर्ण हेर फेर कर दिए जाते हैं। लेकिन जो हिंदी भाषा है उसमें प्रत्येक एक वर्ण का अपना एक खास मतलब होता है, जो अपने अर्थ को लिए हुए आता है और उसी अर्थ के अनुसार वह निरूपित भी किया जाता है और उसका प्रयोग हम लोग आसानी से सरलतापूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अतः हिंदी बहुत ही सरल भाषा है, पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। अभी तो आज का यह इंट्रोडक्शन था, इसके बाद हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे कि क्या अब हिंदी पढ़ने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके नियम कानून को जानना पड़ेगा। और नियम कानून कौन बताएगा? व्याकरण हमें सिखाएगा।
तो व्याकरण जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग इसके मौखिक रूप से अब इसके बाद को हम लोग जान लिए, जिसमें हम लोग जाने की भाषा क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इस भाषा को कितने रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है, इन सारी बातों को हमने जाना। अगले क्लास में हम इसके बाद इस लिपि को डेवलप करेंगे कि कैसे इस लिपि को हम आगे बढ़ाएंगे और कैसे उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, जान पाएंगे। और अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हम बहुत छोटी छोटी बात बताएंगे। अगर आप उस सभी बातों का अध्ययन करते हैं तो मेरी 110% गारंटी है कि हिंदी न लिखने में समस्या होगी, न बोलने में समस्या होगी, न पढ़ने में समस्या होगी, यानी कि हिंदी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि सारे क्लास की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।